नमो नमः। यूपी टेट परीक्षा को एकाग्र करके दक्ष एकेडमी गाजीपुर के माध्यम से आप समस्त अध्येता वृंद एवं जितने भी यूपी टेट परीक्षार्थी जो अभी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर के एक प्रमुख जो यूपी टेट का प्रमुख पोर्शन है, उस पोर्शन में 30 प्रश्न लगभग संस्कृत के आते हैं और उन संस्कृत प्रश्नों को लेकर के मैं प्रभु प्रकाश शर्मा आप लोग के बीच आया हूं। वस्तुतः जो संस्कृत के जो पेपर हैं उसमें जो 30 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें अलग अलग सेगमेंट से पूछे जा रहे हैं। लगभग कुछ प्रश्न संधि से, कुछ समास से, कुछ कारक से, कुछ विभक्ति से, कुछ प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग से, कुछ धातु रूप शब्द रूप से, वाच्य से एवं पठित और अपठित गद्यांश के माध्यम से पूछे जा रहे हैं और कुछ रचना और रचनाकार एवं काव्य के माध्यम से पूछे जाते हैं। ठीक उसी के क्रम में मैं वर्णोच्चारण स्थान के कुछ प्रश्नोत्तरी को मैं देखता हूं कि कैसे अगर इसमें से कोई प्रश्न आता है तो कैसे आप इसमें बनाएंगे, क्योंकि मुख्य रूप से इसको तैयार किया गया है भावी प्रश्नों को लेकर के। तो हम लोग देखते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान, जिसमें जब पहले ही हम लोग पहले प्रश्न पर आएंगे कि वर्णोच्चारण स्थान प्रश्न पर, तो पहला ही प्रश्न करता है क्या कि मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का होता है। क्या होता है? प्रयत्न होता है, उच्चारण स्थान, स्थान या मुख्य स्थान। स्वाभाविक है वह उसका उच्चारण स्थान होता है, क्योंकि मुख के जिस भाग से उच्चारित होगा तो वह उच्चारण स्थान ही उच्चारित होता है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है क्या पाणिनि शिक्षा अनुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या है। पाणिनि जो शिक्षा है वह ऋग्वेद की शिक्षा है और उससे पूछ रहा है क्या कि उसके अनुसार जो संस्कृत वर्णमाला, उस संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है। तो आप जान जाइए 6 है, 7 है, 8 है अथवा 9 है। स्वाभाविक है पाणिनि शिक्षा अनुसार जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक पंक्ति आती है, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। ठीक नीचे ही प्रश्न वह आ भी गया, यही वह श्लोक है। यानी कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो संस्कृत वर्णमाला है उसमें उच्चारण स्थान 8 स्थानों से उच्चारित होते हैं। ठीक तीसरा प्रश्न आ गया कि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। यह वही श्लोक है। कह रहा है क्या कि यह लक्षण है। किसका लक्षण है? उच्चारण स्थान का, प्रत्याहार का, आभ्यंतर प्रयत्न का या बाह्य प्रयत्न का। स्वाभाविक है उच्चारण स्थान का यह प्रश्न श्लोक है जो पाणिनि शिक्षा का में वर्णित है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। कंठोष्ठम, कंठ, दंत या तालु। स्वाभाविक है जब हम पढ़ते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी जो आचार्य वरदराजाचार्य द्वारा लिखित है तो उसमें आप पहले ही पंक्ति देखेंगे क्या, अकुह विसर्जनयानाम कंठ, अर्थात अकार का और कु मतलब कवर्ग का और ह का और लास्ट में कहा क्या विसर्ग का, इन चारों का जो उच्चारण स्थान जो होता है वह वस्तुतः क्या होता है? वह वस्तुतः कंठ होता है। तो स्वाभाविक है उसमें जो ह है वह किसका होगा, यानी विसर्ग हो या अथवा ह हो, इन दोनों का जो होगा कंठ होगा। इसलिए इस दृष्टि से देखा जाए तो 4 का उत्तर सही कंठ होगा। 5वां प्रश्न आते हैं। कह रहा क्या कि वकार का उच्चारण स्थान है। क्या है वकार का उच्चारण स्थान? कंठोष्ठम, दंतोष्ठ, कंठतालु या उपर्युक्त सभी। बिल्कुल उपर्युक्त सभी तो नहीं होगा। वकारस्य दंतोष्ठम, पाणिनि का जो लघु सिद्धांत कौमुदी वर्णत आया है उसमें आया है वकारस्य दंत्योष्ठम, दांत और ओष्ठ दोनों को मिला देने से वकार का उच्चारण होता है। 6ठे प्रश्न की ओर आते हैं। इनमें से 2 कंठ वर्ण है। कह रहा कि यह इसमें से 2 सेगमेंट में दे दिया और कह रहा कि इसमें से 2 ऐसे वर्ण हैं जो कंठ से उच्चारित होते हैं। देख लेते हैं। ग घ, बी का है ज झ, सी का है ड ढ और डी का है द ध। इसमें से कौन होगा? स्वाभाविक है अकुह विसर्जनयानाम कंठ। हमने अभी कहा था कि कु यानी कवर्ग का जो होता है वह कंठ होता है और कंठ वर्ण कौन में होता है? ग और घ, इन दोनों में है, इसलिए 6 का ए सही होगा। 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है क्या वर्णों के उत्पत्ति स्थान हैं कितने। ठीक उसी प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछा है कि वर्णों के उत्पत्ति स्थान कितने होंगे? 8 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे या 7 होंगे। स्वाभाविक है अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च
नासिकोष्ठौ च तालु च, ये 8 स्थान होते हैं। 8वें प्रश्न पर आते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से य वर्ण है, यह किसका वर्ण है, यानी कि य का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा, मूर्धन्य होगा, तालव्य होगा या कंठ होगा? तो ध्यान रखिएगा, य का जैसे ही वहां का फार्मूला क्या है, ईचु यसानाम तालो, यानी कि ई चू य और तालव्य सकार, इन चारों का उच्चारण स्थान जो होता है वह क्या होता है? तालु होता है, तालु। और चू मतलब चवर्ग, चू मतलब पूरा चवर्ग, जो 5 जो चवर्ग हैं, च छ ज झ इ वो आते हैं, यानी कि इकार का, चू यानी चवर्ग का और य का। तो स्वाभाविक है यहाँ य वर्ण पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? इचु यसानाम तालु यानी तालव्य होगा। 9वां प्रश्न है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। अनुस्वार का उच्चारण क्या होगा? नासिका अनुस्वारस्य। लघु सिद्धांत कौमुदी कहता है कि नासिका जो होता है वह अनुस्वार जो है उच्चारित होता है किसके द्वारा? नासिका के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह प्रश्न है 10वां, कौन सा वर्ण मूर्धा से उच्चारित होता है, यानी कि वह वर्ण जो मूर्धा जिसमें प्रयोग होता हो? अकार का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अकार का कंठ होता है। उपपध्मानीयानाम ओष्ठो, ये भी नहीं होगा। इचु यसानाम तालु, शकार ऋतु रसानाम मूर्धा, स्वाभाविक है सकार का होगा, क्योंकि री टू र और स, यानी री टू र और स, ये 4 अक्षर ऐसे हैं, 4 वर्ण ऐसे हैं, यानी टू यानी टवर्ग समझेंगे इसको। इसके किसके? इसके मूर्धा उच्चारण स्थान होते हैं, अतः जो है मूर्धा से कौन होंगे? शकार का होंगे, यानी यह मूर्धन सकार का। 11वां प्रश्न की ओर आते हैं। ई का उच्चारण स्थान है, ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? ईचु यसानाम तालु, तो तालु हो जाएगा 11 का। 12वां प्रश्न पढ़ते हैं। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है, अनुनासिक वर्णों का क्या होगा? कंठ होगा? बिल्कुल नहीं, कंठ तो आकु विसर्जन कंठा का होता है। तालु भी नहीं होगा, इचु यसानाम तालु। दंता भी नहीं होगा, ऋतु यसानाम दंता। इसलिए मुख नासिका वचनो अनुनासिका, मुख नासिका से जो उच्चारित होता है वह अनुनासिक वर्ण होता है। अनुनासिक वर्ण आप सब जानते हैं, वर्ग के जो 5 अक्षर होते हैं सब अनुनासिक वर्ण में ही आते हैं। 13वां प्रश्न है, लृ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो लृ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा? नहीं, ऋतु रसाना मूर्धा होता है। कंठ होगा? बिल्कुल नहीं, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ होता है। और ओष्ठ होगा? एदैतो कंठोष्टम। लृतुलसाना यानी लृ जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा, क्योंकि नियम कहता है क्या कि जो लृ होते हैं, यानी कि यह लृ, तू, ल और स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है, यानी लृ से लृकार और तू मतलब तवर्ग, तू मतलब तवर्ग, इसको ध्यान रखेंगे, तू मतलब तवर्ग, ल और स, लृतुलसानाम दंता। अतः जो है 13 नंबर का प्रश्न का जवाब जो होगा वो डी सही आंसर होगा। 14वां प्रश्न क्या है? अह क अह ख, वैसे यहाँ क्रॉस कर दिया है, वस्तुतः क्या है ऐसे अर्ध विसर्ग सदृश होता है, जैसे अ क होगा या अर्ध विसर्ग सदृश अ ख होगा, इस प्रकार होता है। उसी प्रकार से अह प और अह फ, इस प्रकार से ये दोनों होते हैं। हालांकि यहाँ क्रॉस हो गए हैं, थोड़े से टंकन त्रुटि है, लेकिन यहाँ अर्ध विसर्ग सदृश इसको बोलते हैं, यानी आधा विसर्ग, विसर्ग वैसे पूरा होता है लेकिन उसका आधा विसर्ग ऐसे होगा, ये दोनों होगा। तो कह रहा है क्या कि अह क और अह ख इन जिह्वामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? स्वाभाविक है जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलीय ही होगा। जिह्वामूल्य जो अक्षर होते हैं यानी अ क और अह ख, उसके जिह्वामूलीय ही स्थान होता है। 15वां प्रश्न फिर वही पूछ दिया, अह प अह फ, ध्यान रखिएगा अर्ध विसर्ग सदृश ऐसे होता है। इन उपध्मानीय, यानी कि तो पता चल गया कि यह अह प अह फ जो होता है वह उपध्मानीय वर्ण होते हैं, इसके उच्चारण स्थान क्या होगा? ये अह प अह फ इति उपध्मानीय वर्ण जो होगा। तो आप ध्यान रखिए, उपध्मानीय वर्ण जो होता है, आप एक फार्मूला था उ पु उपध्मा उपध्मानीय जो वर्ण होते हैं इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है ओष्ठ। उपध्मानीय वर्ण उकार का और पु मतलब पवर्ग का, और उपध्मानीय जो ये नीचे सबसे लास्ट वाला जो उपध्मानीय है, तो स्वाभाविक है पूछ रहा है क्या अह प अफ उपध्मानीय वर्णों का क्या होगा? तो वह ओष्ठ उच्चारण स्थान होगा। 16वां प्रश्न की ओर चलते हैं। श का उच्चारण स्थान, स ध्यान दीजिएगा जब भी प्रश्न पूछे
श तो हमारे यहाँ स 3 होते हैं, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत सकार। तो कह रहा कि तालव्य सकार का उच्चारण स्थान क्या होगा? स्वाभाविक है तालु होगा। 17वां प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 यह कह रहा है क्या कि दंत से उच्चरित होता है। क्या होता है दंत से उच्चरित? स्वाभाविक है री, प, लृ या म। लृतुल सानाम दंता हमने पहले ही पढ़ा था कि लृ मतलब वर्ग, ल और दंत सकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। अब चलते हैं निम्नलिखित में से 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ इसमें से कोई ध्वनि नहीं है। स्वाभाविक हमने बताया था ऊ, पू, प और उपध्मानीय वर्णों की ओष्ठ ध्वनि होता है। तो देखिए पू मतलब पवर्ग, तो देखिए ये भी पवर्ग है, ये भी म है, ये भी पवर्ग में ही आता है, ये भी पवर्ग है। स्वाभाविक है च जो है वह क्या है? यह नहीं है, यानी ओष्ठ ध्वनि इसमें से कौन नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा वह ए होगा, च नहीं है, क्योंकि इचु सा नाम तालु, इसका तालु उच्चारण स्थान होता है, न कि जो है ओष्ठ ध्वनि होता है। आगे चलते हैं। 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है क्या? लृतुलसानाम, देखिए यहाँ पर डॉट 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 यानी कि रिक्त स्थान छोड़ दिया, कहा लृतुलसानाम का, लृतुलस इसके द्वारा मतलब किस स्थान से उच्चरित होगा? तो स्वाभाविक है दंताह, मूर्धाह, कंठः या तालु। स्वाभाविक है लृतुलस जो होता है वह दंत से उच्चरित होता है। 20वां प्रश्न देखते हैं। ऋटुरसानाम सूत्र है। ऋटुरसानाम सूत्र क्या है? ऋटुरसानाम कंठ का है, दंत का है, मूर्धा का है या तालु का है? तो ऋटुरसानाम मूर्धा है, क्योंकि ऋटुरसानाम यह वरदराजाचार्य की जो लघु कौमुदी है उसमें आया है कि मूर्धा का है। 21वां प्रश्न है क्या? कंठ्योष्ठ वर्ण है। कंठ और ओष्ठ ये दोनों मिलाकर के जो वर्ण का उच्चारण होता है वह कंठोष्ठ। तो देखिए ओ औ है और ए ऐ है, ई है, ऊ है, तो ओ दो तो कंठोष्ठम। नियम क्या है? ओ और औ इन दोनों का जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है? कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ है। अतः कंठ वर्ण जो होगा वह औ होगा, ए ऐ जो होगा वो कंठ तालु हो जाएगा, ई जो है तालु हो जाएगा, ऊ जो है वह ओष्ठ ही हो जाएगा। बट कंठोष्ठ तो केवल औकार ही होगा, ओ और औ। अब देखिए एक सूत्र करने के लिए आ गया। अब इसको ध्यान करना पड़ेगा कि किस वर्ग से कौन सा स्थान उच्चरित है। जैसे क कर या क वर्ग का चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इधर में उसके उच्चारण स्थान डाल, तो मिलान सीधे क का उच्चारण क्या होगा? विसर्जनीय नाम कंठः, तो सीधे इसको एक क 5 के साथ कर दीजिए। क का है इचुएसानाम तालु, तो तालु यानी ख का 4 होगा। तो थोड़ा देख लेंगे किस में आएगा। क का 5 होगा तो क का 5 इसमें भी है और डी में भी है। अच्छा, च का 4 होगा तो च का 4, सिंपल बात है, च का 4 सेकंड में केवल ए ही में आ रहा है। तीसरा क्या है? ट मूर्धा, ट का तीसरा में जाके दंता हो जाएगा, उपपदमानीय नाम ओष्ठौ। इस प्रकार से देखेंगे तो केवल ए प्रश्न का जो ऑप्शन है वही एकमात्र सही है। 23वां प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा क्या? पंचमाक्षरों यानी कि वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं यमगणनम का, वस्तुतः यमगणनम में म जो है वो तो नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी म है ही इसमें, तो 2 मन की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, यह सूत्र है वस्तुतः, इसमें म हलन तक लगा देंगे तो पूरा का पूरा यह पाणिनि का एक सूत्र बन जाएगा। कह रहा यमगणनम का अपने अपने वर्गों के अतिरिक्त उच्चारण स्थान होता है। स्वाभाविक है इसके सबका अपना उच्चारण अलग होता है। अंग का कंठ होगा, म का ओष्ठ होगा, यहाँ ड़ होना चाहिए, अंग नहीं होगा। ड़ जो है उसका क्या? ऋटुरसाना मूर्धा होगा, न का दंत होगा। इसके अलावा भी एक उच्चारण होता है। क्यों? क्योंकि कु से हम लोग कवर्ग बोध किए थे, तो कवर्ग का क्या होता है? कंठ होता है, कंठ होता है। अतः यानी कि सभी वर्णों का अपना अपना एक स्थान भी अतिरिक्त उच्चारण स्थान है, वह क्या होगा? ये सबके साथ कंठ जुड़ता है, क्योंकि सबके साथ कंठ है। इचुएसाना में चू बोलेंगे तो वहाँ तालु भी होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग के जितने भी अपने अपने अतिरिक्त उच्चारण स्थान है इसके साथ नासिका होगा, अपने अपने अतिरिक्त उच्चारण स्थान क्या होता है? यमगणनम, एक तो अपना अपना अंग का कंठ होगा, म का क्या हो? उपध्मानीय हो जाएगा यानी ओष्ठ होगा, ड़ का क्या होगा? ऋटुरसाना मूर्धा भी होगा, और न का क्या होगा? दंत भी होगा। इसके अलावा भी होता है, वह क्या है? नासिका वर्ण है, अतः इसका आंसर नासिका यानी डी हो जाएगा। अब 24वें प्रश्न की ओर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राय जगह जो है हमेशा प्रश्न में एक प्रश्न जरूर इसमें डाल ही देता है। उसका नाम है अयोगवाह।
यह अयोगवाह क्या है, कह रहा है क्या कि अयोगवाह, यानी कि अयोगवाह किसको किसको कहते हैं, तो देखिए यहीं पर डाल दिया। पहला अनुस्वार, पहला कहा अनुस्वार को, विसर्ग को, जिह्वामूलीय को, उपध्मानीय को, इन चारों को क्या कहते हैं हम लोग, अयोगवाह कहते हैं। कहा कि इन अयोगवाह जो है इनके उच्चारण स्थान बताइए। तो पहला देख लेते हैं, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका होगा, तो पहला तो नासिका होगा। विसर्ग का क्या होगा, तो हमने बताया था अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि एक नासिका होगा, सेकंड में होगा कंठ होगा। ठीक है, इसमें भी कंठ है, इसमें भी कंठ है, दो में तो कंठ कंठ मैच कर रहा है। तीसरा क्यों चलते हैं, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, तीसरा में क्या होगा, जीवामूल होगा। तो चलिए इसमें जीवामूल है बट इसमें कंठ हो गया, स्वाभाविक है। सी तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, स्वाभाविक है ए ही प्रश्न होगा, क्योंकि लास्ट में उपध्मानीय है, उपध्मानीय ओष्ठ का होता है। तो इस तरीके से 24 का जो सही आंसर होगा वह होगा ए, यानी नासिका, कंठ, जिह्वामूल और ओष्ठ। 25वां प्रश्न है, कह रहा सुमेलित नहीं है। कोई एक प्रश्न है, कोई एक ऐसा उसमें लाइन है जो सुमेलित नहीं है, उसके उच्चारण स्थान के साथ मैच नहीं करता है। जैसे देख लेते हैं, ए ऐ कंठ तालु बिल्कुल सही है, या ओ औ कंठोष्ठ में भी सही है, वकार दंतोष्ठ बिल्कुल सही है, जिह्वामूलीय कंठ ये गलत है। यानी कि इसके अनुसार कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, यानी नेगेटिव खोजना है कि कौन इसमें नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है, क्योंकि जिह्वामूलीय का जिह्वामूल ही होता है, न कि कंठ होता है। बाकी ए का कंठ तालु होगा, औ का भी हो जाएगा, वकार का दंतोष्ठ होगा। इस प्रकार से 25 का भी सही है। अब 26वां प्रश्न चलते हैं, अशुद्ध युग्म है, यानी इसमें से गलत पहचानना है कि कौन इसमें अशुद्ध है। जैसे ए है जिह्वामूलीय जिह्वामूलम बिल्कुल सही है, उपध्मानीय ओष्ठ ये भी सही है, क्योंकि उपध्मानीय वर्ण का ओष्ठ स्थान होता है उसका उच्चारण। नासिका अनुस्वार ये भी सही है, विसर्ग का कंठ है, ठीक है ना। अनुनासिक पंचमाक्षर मूर्धा ये नहीं है, क्योंकि जो अनुनासिक जो वर्ण होता है जो पंचमाक्षर उसका मूर्धा नहीं होगा, क्योंकि ऋतु रसाना मूर्धा, ठीक है टवर्ग का हो सकता है, लेकिन अनुनासिक जो पंचम, सभी पंचम अक्षर यहाँ कह रहा है, एक टवर्ग का पंचम अक्षर मैच कर सकता है मूर्धा के साथ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पंचमाक्षर से यहाँ कहना चाह रहा है कि पूरा यह जो सूत्र है य म अंग अड़ और नम, ये जो पूरा जो सूत्र है ये पंचमाक्षर है, और इसका उच्चारण जब भी होता है वह होता है नासिका के द्वारा, जो कि यहाँ गलत है क्योंकि मूर्धा है, इसलिए यहाँ पर 26 का अशुद्ध कौन है, नासिका का मूर्धा, यह अशुद्ध है। नासिका से उच्चारित होता है कौन, अनुनासिक, अनुस्वार, पंचमाक्षर या उपर्युक्त सभी। देखिए नासिका से जो मूल रूप से उच्चारित होता है वह क्या होता है, अनुस्वार होता है। पंचमाक्षर भी कह सकते हैं यमगणनम नासिका च, लेकिन नासिका के अलावा भी होता है च से, और अनुनासिक वर्ण होता है, ठीक है। इसलिए अगर इसके सटीक देखेंगे तो अनुस्वार सीधे नासिका से उच्चारित होते हैं। 28वां प्रश्न है, अंतस्थ यानी य व र ल वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान बताइए। अब ये जो य व र ल जो स्थान है, यह इसी को संस्कृत में यानी वर्णोच्चारण प्रक्रिया में अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्ण किसको होते हैं, यानी यण प्रत्याहार पठित बोध वर्ण जो होते हैं वह अंतस्थ में आते हैं। तो अंतस्थ में देख लेते हैं, य का उच्चारण स्थान क्या होगा, इचुएसानाम तालु। तो देखिए यहाँ दंतोष्ठ है, यहाँ दंत से शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल ए और बी तो होगा ही नहीं। इसमें देख लेते एक तालु है, ठीक है। वकारस से दंतोष्ठम यानी दंतोष्ठ होगा, बिल्कुल ये भी, इसमें सेकंड भी दंतोष्ठ है, इसमें भी दंतोष्ठ है, सी डी दोनों साथ साथ चल रहा है। र ऋतु रसानाम मूर्धा, इसमें मूर्धा है। अब इसमें देखिए तीसरा जो डी कॉलम है वह दंत कर दिया, यानी कि सिंपल बात है सी ही आंसर सही होगा, क्योंकि ल का जो है वो ऋतु रसानाम दंता। इस प्रकार से अगर देखेंगे इसका सही आंसर वो होगा सी। 29वां प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न का दो प्रश्न शेष बचे, 29 और 30। 29वां प्रश्न कह रहा है क्या, उष्म स श स ह, यानी कि जो सल प्रत्याहार पठित बोध, पाणिनि का जो महेश्वर सूत्र है उसमें एक सल प्रत्याहार बनता है, और सल प्रत्याहार में क्या होते हैं, उसमें जो है सल प्रत्याहार में तीनों सकार आ जाते हैं, तालब स, दंत स और मूर्धा स। इन तीनों सकार का वहां प्रयोग होता है। थोड़े क्रम भंग हो गया है, इसको तालब स, मूर्धा स और दंत स ऐसे कर सकते हैं, ससर जो सूत्र है। यानी कि ये जो सल प्रत्याहार जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो जैसे तालब स है तो इसका क्या हो, इचु सानाम तालु, मूर्धा पहले ही कर दिया तो ये तो होगा ही नहीं। ऋतु सानाम मूर्धा, हाँ तालु के बाद मूर्धा होना चाहिए, तो तालु के बाद इस बी में भी है और डी में भी है। चलते हैं आगे हैं तब स्पष्ट हो जाएगा खुद ब खुद। स का क्या होगा,
लृतुलसानाम दंता। अब केवल और केवल इसमें कंठ कर दिया, जो कि गलत है, डी भी, यानी ए और सी तो बिल्कुल गलत पहले से था ही, अब केवल और केवल बी ही सही होगा, यानी कि श का तालु, ऋतुलसानाम मूर्धा हो जाएगा और स का दंत होगा और ह का कंठ हो जाएगा, इसलिए यह बी आंसर ही इसका सही होगा। अब इस सेगमेंट का तीसवां यानी लास्ट जो प्रश्न है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है क्या, घ ध झ भ इन चतुर्थ वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान होगा। क्या क्या होगा, कहा घ का, तो घ किस में आता है, क वर्ग में आता है, नहीं कु में आता है, तो कु का कंठ होता है, चलिए कंठ है, ये तो कंठ तो चारों में है, ठीक है, अभी नहीं स्पष्ट हो रहा है। ध का यानी कि लृतुलसानाम दंता, चलिए ये खत्म हो गया क्योंकि इसमें तालु दे दिया, इसमें ओष्ठ दे दिया। केवल और केवल दंता, देखिए सेकंड में दंत है। झ का यानी कि चू, चवर्ग में आता है, इचू सा नाम तालु होगा, और भ मतलब पवर्ग यानी कि ओष्ठ होगा। यानी कुल मिलाकर के तीसवां का अगर देखा जाएगा वह है सी आंसर, जो इसका सही आंसर सी है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि वर्णोच्चारण की प्रक्रिया में जितने भी जो वर्णोत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो पाणिनि के जो है माहेश्वर सूत्र और तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र की जो व्याख्या जो वरदराजाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी में करते हैं, जो वर्णोच्चारण प्रक्रिया में करते हैं, इन दो सेगमेंट के माध्यम से ही सारे वर्णोच्चारण का प्रश्नोत्तरी हल किया जा सकता है। इसलिए सभी जो पाठक जो पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी जो अभी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनसे ये निवेदन होगा कि आप माहेश्वर सूत्र और उच्चारण स्थान जरूर याद कर लें, ताकि आपको यूपी टेट परीक्षा में वर्णोच्चारण यानी वर्ण स्थान की जो प्रक्रिया है उसमें अगर 4-5 लगभग हर सेगमेंट में लगभग 5 से 8 प्रश्न ऐसे होते हैं जो वर्णोच्चारण प्रक्रिया से पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से बना सके। अब अभी के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दक्ष एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को लगातार विजिट करते रहें, देखते रहें, और पर डे क्लास इसमें पढ़ी जाती है। पर डे अलग अलग विभिन्न विषयों के अध्यापक बहुत ही अपने अपने क्षेत्र के महारत हासिल जो अध्यापक हैं वो इस यूट्यूब माध्यम से पढ़ाते हैं। तो आप सब जितने अधिक से अधिक संख्या में इसे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर करें, ताकि जो भी अन्य जो छात्र हैं वो भी इस पाठ्य से लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।